हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। फ्रेंड्स, अगर आप अपकमिंग ईएसआईसी की नर्सिंग वैकेंसी के रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में ईएसआईसी नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनमें किन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है या इन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका पैटर्न क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं ईएसआईसी नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए एमसीक्यूज। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू के सेक्शन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, जेस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीजेस द रिस्क फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें 4 कंडीशंस दी हुई हैं 4 अलग अलग ऑप्शंस में, और हमें बताना है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से इन चारों कंडीशंस में से किसके होने का रिस्क नहीं बढ़ता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कंजेनिटल एनोमलीज, ऑप्शन बी स्मॉल फॉर डेट फीटस, ऑप्शन सी मैक्रोसोमिया और ऑप्शन डी प्रीमेच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी स्मॉल फॉर डेड फीटस, यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से स्मॉल फॉर डेड फीटस का जो रिस्क है वो नहीं बढ़ता है। लेकिन बाकी तीनों कंडीशंस जैसे कि कंजेनिटल एनोमलीज, मैक्रोसोमिया और प्रीमेच्योरिटी और स्टिल बर्थ, इन सभी का रिस्क जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से बढ़ जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज असाइंड टू अ पेशेंट who has bacterial pneumonia and is under droplet precautions. Which personal protective equipment PPE will she wear to deliver the meal? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक नर्स को एक ऐसा पेशेंट असाइन किया गया है जिसको बैक्टीरियल न्यूमोनिया है और उसके पास जाने के लिए ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस को फॉलो करना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना ये है कि इस तरह के पेशेंट को मील डिलीवर करने के लिए नर्स को कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो हैं, ऑप्शन ए स्पेशल फिल्ट्रेशन मास्क एंड ग्लव्स, ऑप्शन बी ओनली मास्क इज नीडेड, ऑप्शन सी गाउन मास्क ग्लव्स शू कवर्स और ऑप्शन डी नो पीपीई इज रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ओनली मास्क इज नीडेड, यानी केवल मास्क की ही ज़रूरत होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस को मेंटेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मास्क की ज़रूरत होती है ताकि ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फेक्ट ना करें। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय, यानी आर्टिफिशियल अक्वायर्ड इम्यूनिटी किससे मिलती है। ऑप्शन ए रिकवरिंग फ्रॉम डिजीज, ऑप्शन बी बीइंग ब्रेस्ट फेड, ऑप्शन सी इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडी रेस्पॉन्स और ऑप्शन डी एक्सपोजर टू अ डिजीज। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। फ्रेंड्स, एक पर्सन की जो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो वैक्सीनेशन के थ्रू डेवलप होती है। क्वेश्चन में अगर हम बाकी तीनों ऑप्शंस की तरफ देखें, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो नेचुरल इम्यूनिटी की तरफ इंडिकेट करते हैं, जिनमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों ही कंडीशंस नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ इंडिकेट करती हैं, जबकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की तरफ डिनोट करती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रमोट ट्रस्ट इन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक्शन है जो कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है रिटर्निंग एट द स्टेटेड टाइम, यानी कि दिए हुए टाइम पर वापस आना। ऑप्शन बी फुलफिलिंग प्रोमिसेस, यानी कि पेशेंट के साथ में जो भी प्रोमिसेस किए गए हैं उनको पूरा करना। ऑप्शन सी मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना। और ऑप्शन डी
एग्जामिनिंग ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी, यानी कि बिना प्राइवेसी प्रोवाइड करे पेशेंट के वुंड को, पेशेंट के घाव को एग्जामिन करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एग्जामिनिंग ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी, यानी बिना प्राइवेसी प्रोवाइड किए पेशेंट के वुंड को एग्जामिन करना, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो प्राइवेसी कंसर्न होते हैं। अगर पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन नहीं किया जाएगा तो एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो प्रॉपरली प्रमोट नहीं हो पाएगी। ये फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क शुड नॉट बी यूज्ड इफ इट इज़ बियॉन्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किस टाइम पीरियड के गुजर जाने के बाद में रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए 1 वीक, ऑप्शन बी 48 आवर्स, ऑप्शन सी 2 मंथ्स और ऑप्शन डी 2 वीक्स। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 48 आवर्स। अगर ब्रेस्ट मिल्क को रेफ्रिजरेटर में रखे हुए 48 आवर्स से ज़्यादा का समय हो गया है तो उस ब्रेस्ट मिल्क को बेबी को फीड करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने समय में रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क में बैक्टीरियल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जो कि बेबी के हेल्थ स्टेटस के लिए हार्मफुल हो सकता है। आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लिवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन आर डिस्ट्रॉयड बाय। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लिवर में ऐसे बैक्टीरिया जो कि पोर्टल सर्कुलेशन में अपना रास्ता बना लेते हैं वो लिवर के अंदर किसके द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑप्शंस में हैं ऑप्शन ए कफर सेल्स, ऑप्शन बी सीलिया, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑप्शन डी ल्यूकोसाइट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कफर सेल्स। एक्चुअली फ्रेंड्स कफर सेल्स लीवर में प्रेजेंट ऐसी सेल्स होती हैं जो कि मैक्रोफेज की तरह काम करती हैं और ये पोर्टल सर्कुलेशन में एंट्री करने वाले किसी भी बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेती हैं ताकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन प्रोड्यूस ना हो। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कफर सेल्स। आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 फीचर्स ऑफ अ कम्युनिटी। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें कम्युनिटी के फीचर्स के बारे में बताना है कि ऐसे कौन से 3 फीचर्स हैं जो कि एक कम्युनिटी में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम, ऑप्शन बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ऑप्शन सी एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम। एक कम्युनिटी के जो 3 मेन फीचर्स होते हैं उनमें लोकेशन, पॉपुलेशन और सोशल सिस्टम इंक्लूडेड है। अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फीचर्स की बात करें तो ये तीनों फीचर एक डिजीज प्रोफाइलैक्सिस के फीचर्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट ये तीनों ही एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और फिजिकल, मेंटल और सोशल जो फीचर्स हैं ये तीनों फीचर्स हेल्थ के होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी लोकेशन, पॉपुलेशन और सोशल सिस्टम। आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल एसेप्सिस डिफर्स फ्रॉम सर्जिकल एसेप्सिस इन दैट इट इज़ एम्ड एट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एम यानी कि उद्देश्य के आधार पर मेडिकल एसेप्सिस सर्जिकल एसेप्सिस से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग। ऑप्शन बी स्टरलाइजेशन ऑल इक्विपमेंट्स यानी कि सभी इक्विपमेंट्स का स्टरलाइजेशन। ऑप्शन सी में है प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इनटू द बॉडी यानी कि बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करना। और ऑप्शन डी में दिया है प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन। जो मेडिकल एसेप्सिस है उसका मेन एम है ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना। आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कलेज दैट इज एनसर्कलिंग सर्विक्स विद सूचर इज डन फॉर पेशेंट्स विद।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सर्कलेज यानी कि सर्विक्स का सूचर्स के साथ एनसर्कल करना इस तरह के पेशेंट्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ऑप्शन बी कंप्लीट अबॉर्शन, ऑप्शन सी थ्रेटन्ड अबॉर्शन और ऑप्शन डी इनकम्प्लीट सर्विक्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इनकम्प्लीट सर्विक्स। इनकम्प्लीट सर्विक्स में सर्कलेज का जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म किया जाता है। आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपीरियंस बाय अ पेशेंट विद डिप्रेशन इज, यानी डिप्रेशन वाले एक पेशेंट के द्वारा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाने वाला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है। ऑप्शन ए हाइपर विजिलेंस एंड नाइटमेयर्स, ऑप्शन बी लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल, ऑप्शन सी एग्रेसिव अब्यूसिव और वायलेंट बिहेवियर, ऑप्शन डी डिप्रेस्ड मूड एंड लॉस ऑफ प्लेजर और इंटरेस्ट। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डिप्रेस्ड मूड एंड लॉस ऑफ प्लेजर और इंटरेस्ट। एक डिप्रेशन वाले पेशेंट में डिप्रेस्ड मूड और लॉस ऑफ प्लेजर और लॉस ऑफ इंटरेस्ट की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इस क्वेश्चन में दिए हुए बाकी तीनों ऑप्शंस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों ही ऑप्शन मेनिया के कंडीशन को डिनोट करते हैं या फिर डिप्रेशन की कंडीशन में बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन की कंडीशन में डिप्रेस्ड मूड और लॉस ऑफ प्लेजर या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट जैसी सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ऑप्शन ए सेंट्रल सल्कस, ऑप्शन बी अराक्नॉइड विलाई, ऑप्शन सी कोरॉइड प्लेक्सस, ऑप्शन डी पॉन्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कोरॉइड प्लेक्सस। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कोरॉइड प्लेक्सस के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फ्लामेटरी और एक्सुडेटिव फेज ऑफ वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर, यानी वुंड हीलिंग का इन्फ्लामेटरी या एक्सुडेटिव फेज कितने समय तक रहता है। ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 1 to 4 days, ऑप्शन सी 5 to 20 days, ऑप्शन डी 21 days of a month। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1 to 4 days। वुंड हीलिंग में इन्फ्लामेटरी फेज या फिर जिसको हम एक्सुडेटिव फेज भी कहते हैं उसका ड्यूरेशन 1 दिन से लेकर 4 दिन तक होता है। आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एथिकल प्रैक्टिसेस में कौन सा एक्शन फॉलो नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए जस्टिस, ऑप्शन बी रेस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी, ऑप्शन सी मेलेफिसेंस और ऑप्शन डी बेनिफिसेंस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मेलेफिसेंस, क्योंकि मेलेफिसेंस का मतलब होता है किसी को हार्म पहुंचाना और एथिकल प्रैक्टिसेस में मेलेफिसेंस या किसी को हार्म पहुंचाना इंक्लूडेड नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मेलेफिसेंस। और आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हु बिकम्स शॉर्ट ऑफ ब्रेथ विद लिटिल एक्सर्शन सच एज व्हेन ईटिंग अ मील हैज़ व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक पर्सन को थोड़े से भी एक्सर्शन की वजह से अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, जैसे कि खाना खाने की वजह से अगर किसी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है तो इस तरह की रेस्पिरेटरी कंडीशन को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए डिस्निया, ऑप्शन बी हाइपर वेंटिलेशन, ऑप्शन सी स्ट्राइडर, ऑप्शन डी काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशंस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डिस्निया, क्योंकि फ्रेंड्स डिस्निया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ज़रा सा भी एक्सर्शन होने पर पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलती है। वहीं अगर हम हाइपर वेंटिलेशन की बात करें तो इसमें पेशेंट जो है वो गहरी गहरी सांसें लेता है। स्ट्राइडर जो है वो क्रैकल साउंड्स होते हैं
जो कि सांस लेते वक्त ऑस्कल्टेट किए जा सकते हैं, और काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशंस, ऑल्टरनेटिंग एपनिया और हाइपरवेंटिलेशंस के एपिसोड्स होते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियरल क्लूज ऑफ इम्पेंडिंग सुसाइड आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक सुसाइडल टेंडेंसी वाले पेशेंट में किस तरह का बिहेवियरल क्लू प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन ए, विड्रॉज फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़ एंड प्लान्स, यानी कि सोशल एक्टिविटीज़ और प्लान से विड्रॉ करना। ऑप्शन बी, हाइपर विजिलेंस एंड एग्जाग्रेटेड स्टार्टल रेस्पॉन्स, यानी कि हाइपर विजिलेंस और साथ में बहुत ज़्यादा चौंकने वाला रेस्पॉन्स। ऑप्शन सी, बिकम्स एनर्जेटिक आफ्टर अ पीरियड ऑफ सीवियर डिप्रेशन, यानी कि इस तरह के पेशेंट सीवियर डिप्रेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। और ऑप्शन डी, गिव्स अवे वैल्यूएबल पोजेशंस, और अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को बांट देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा बिहेवियरल पैटर्न है जो कि हमें सुसाइडल टेंडेंसी वाले पेशेंट में देखने को नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाइपर विजिलेंस एंड एक्साग्रेटेड स्टार्टल रेस्पॉन्स। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी वाइटल स्टैटिस्टिक्स में इनमें से कौन सा एस्पेक्ट इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑप्शन ए, बर्थ रेट। ऑप्शन बी, एजुकेशन रेट। ऑप्शन सी, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स। और ऑप्शन डी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एजुकेशन रेट। एजुकेशन रेट को वाइटल स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं किया गया है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ब्लड सेल्स कौन सी होती हैं। ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन बी, मोनोसाइट्स। ऑप्शन सी, थ्रोम्बोसाइट्स। और ऑप्शन डी, एरिथ्रोसाइट्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एरिथ्रोसाइट्स। यानी एक ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल सोर्स ओरिएंटेड नरेटिव टाइप ऑफ चार्टिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एक्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नीचे दिए हुए जो भी फॉर्म्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा फॉर्म है जो कि ट्रेडिशनल सोर्स ओरिएंटेड और नरेटिव टाइप चार्टिंग में इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन ए, डॉक्टर्स प्रोग्रेस शीट। ऑप्शन बी, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। ऑप्शन सी, लेबोरेटरी शीट्स। और ऑप्शन डी, डेटाबेस फॉर्म। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लेबोरेटरी शीट्स, क्योंकि बाकी तीनों टाइप के फॉर्म्स ट्रेडिशनल सोर्स ओरिएंटेड और नरेटिव टाइप होते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ जेनाइटल वार्ड्स दैट इज कॉन्डाइलोमेटा अक्यूमिनेटा इज, यानी जेनाइटल वार्ड्स का कॉज, रीजन क्या है। ऑप्शन ए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ऑप्शन बी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ऑप्शन सी, नाइजीरिया गोनोरिया। ऑप्शन डी, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस जेनाइटल वार्ड्स को कॉज करता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन प्लाज्मा इज, यानी प्लाज्मा में सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है। ऑप्शन ए, 135 टू 143 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ऑप्शन बी, 97 टू 106 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ऑप्शन सी, 90 टू 196 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर्स। और ऑप्शन डी, 60 टू 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 135 टू 143 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। प्लाज्मा में सोडियम की जो नॉर्मल रेंज है वो 135 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर से लेकर 143 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर तक होती है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में कुछ रोल्स होते हैं। हमें बताना है कि नीचे दिए हुए रोल्स में से कौन सा रोल ऐसा है जो कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में
एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन टू द चिल्ड्रन, बच्चों को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना। ऑप्शन बी, असिस्ट इन स्क्रीनिंग फिजिकल, मेंटल एंड अदर स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, यानी कि स्कूल में बच्चों के फिजिकल, मेंटल और दूसरे स्पेशल एग्जामिनेशन को परफॉर्म करना। ऑप्शन सी, असिस्ट इन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने में असिस्ट करना। और ऑप्शन डी, असिस्ट इन स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फॉलोअप, यानी स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन और फॉलोअप में असिस्ट करना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन टू द चिल्ड्रन, यानी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक रोल नहीं है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोथेरेपी इज इंडिकेटेड फॉर चिल्ड्रन विद, यानी फोटोथेरेपी किस तरह की कंडीशन में बच्चों को दी जाती है। ऑप्शन ए, हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन बी, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस। ऑप्शन सी, हीमोलाइटिक डिजीज। ऑप्शन डी, हाइपरबिलिरुबिनेमिया। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, यानी हाइपरबिलिरुबिनेमिया की कंडीशन में बच्चों को फोटोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा इज डिफाइंड एज, यानी पैरा को इस रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, यानी प्रेगनेंसीज की कुल संख्या। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसीज गॉन बियॉन्ड पीरियड ऑफ वायबिलिटी, यानी पास्ट प्रेगनेंसीज की वो संख्या जिन्होंने वायबिलिटी के पीरियड को क्रॉस कर लिया हो। ऑप्शन सी, बॉर्न फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 38 टू 48 वीक्स, यानी 38 से 48 वीक्स की शुरुआत में बर्थ लेना। और ऑप्शन डी, एनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट्स बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, या फिर कोई भी ऐसी प्रेगनेंसी जो कि वायबिलिटी पीरियड तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो गई हो। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसीज गॉन बियॉन्ड पीरियड ऑफ वायबिलिटी, यानी प्रेगनेंसीज की वो संख्या जिन्होंने वायबिलिटी के पीरियड को क्रॉस कर लिया हो उसे पैरा के रूप में परिभाषित किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन rheumatoid arthritis during the acute phase of values which are significant are। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि rheumatoid arthritis के acute phase में वो कौन सी वैल्यूज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो इस तरह से हैं। ऑप्शन ए, LFT एलिवेशन, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट का एलिवेशन। ऑप्शन बी, ESR एंड C रिएक्शन प्रोटीन CRP एलिवेशन। ऑप्शन सी, CBC एलिवेशन, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। ऑप्शन डी, RFT एलिवेशन, यानी रीनल फंक्शन टेस्ट। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ESR एंड C रिएक्शन प्रोटीन एलिवेशन। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमन्स साइन इज यूज्ड टू असेस, यानी होमन साइन का उपयोग किस कंडीशन को असेस करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, वुंड सेप्सिस। ऑप्शन बी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ऑप्शन सी, हाइपोटेंशन। और ऑप्शन डी, हेमाटोमा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। होमन साइन का उपयोग डीप वेन थ्रोम्बोसिस को असेस करने के लिए किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A significant predictor of fetal well-being is if fetal heart rate is। So friends, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि fetal heart rate की वो कौन सी रेंज है जो ये प्रिडिक्ट करती है कि फीटस अपनी वेलबिंग स्टेट में है। ऑप्शन ए, 160 to 200 बीट्स पर मिनट। ऑप्शन बी, 180 to 200 बीट्स पर मिनट। ऑप्शन सी, 100 to 120 बीट्स पर मिनट। और ऑप्शन डी, 120 to 160 बीट्स पर मिनट। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 120 to 160 बीट्स पर मिनट।
अगर एग्जामिनेशन करने पर फीटल हार्ट रेट 120 से लेकर 160 बीट्स पर मिनट तक मिलती है तो इसका मतलब ये है कि फीटस अपनी वेलबींग स्टेट में है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो कौन सी कंडीशन है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन सी क्रेनियोफेशियल डिसऑर्डर्स और ऑप्शन डी स्केलेटल डिसऑर्डर्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सिस्टिक फाइब्रोसिस। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ अ बेबी इज स्टेज्ड एज। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सर्विक्स के कंप्लीट डायलेशन से लेकर के बेबी के बर्थ तक की जो स्टेज है उसको लेबर की कौन सी स्टेज में कैटेगराइज किया गया है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्टेज 3 ऑफ लेबर, ऑप्शन बी स्टेज 2 ऑफ लेबर, ऑप्शन सी स्टेज 1 ऑफ लेबर, ऑप्शन डी स्टेज 4 ऑफ लेबर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेज 2 ऑफ लेबर, यानी सर्विक्स के कंप्लीट डायलेशन से लेकर बेबी के बर्थ तक की जो स्टेज है वो लेबर की सेकंड स्टेज होती है। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के मेजर डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं। ऑप्शन ए स्क्रीनिंग फॉर डिजीज, ऑप्शन बी पब्लिक एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी पब्लिक वर्क्स, वाटर सैनिटेशन एंड हाउसिंग और ऑप्शन डी एग्रीकल्चर, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज। स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज यानी कि डिजीज की पहचान करना, उसकी स्क्रीनिंग करना हेल्थ का एक मेजर डिटर्मिनेंट है। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकिया रूब्रा इज, यानी लोकिया रूब्रा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऑप्शन ए येलो वाइट, ऑप्शन बी ब्लडी विद फ्लैशी ऑर्डर, ऑप्शन सी पिंक और ब्राउन विद फ्लैश ऑर्डर, ऑप्शन सी फाउल ऑर्डर। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ब्लडी विद फ्लैशी ऑर्डर। एक्चुअली फ्रेंड्स, लोकिया रूब्रा जो है वो एक वजाइनल डिस्चार्ज है जो कि बेबी के बर्थ के बाद मदर की वजाइना से डिस्चार्ज होता है। ये रेड कलर का होता है कि इसमें एक लार्ज अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट होता है और ये कंडीशन बच्चे के बर्थ के बाद 1 से लेकर 4 दिनों तक रहती है। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द की इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन टू द पेशेंट एंड द केयर गिवर विद द एपिलेप्सी इज एज फॉलोज एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें एक की इंस्ट्रक्शन पहचाननी है जो कि एपिलेप्सी के पेशेंट और उसके केयर गिवर को नहीं दी जाती है। यानी कि नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो कि एपिलेप्सी के पेशेंट और उसके केयर गिवर को फॉलो करने के लिए बोली जाती हैं और कोई एक इंस्ट्रक्शन ऐसी है जो कि केयर गिवर या फिर पेशेंट को फॉलो करने के लिए नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी मेंटेन मेडिकेशन एंड सीजर चार्ट, ऑप्शन सी टेक शावर्स इन बाथटब्स, ऑप्शन डी टेक मेडिकेशंस डेली। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी टेक शावर्स इन बाथटब्स, यानी एक एपिलेप्सी के पेशेंट और उसके केयर गिवर को टब्स के अंदर शावर लेने की इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सर्जरी एंड एनेस्थीसिया आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि वो ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि सर्जरी और एनेस्थीसिया के एडवर्स इफेक्ट की वजह से नहीं होती है। ऑप्शन ए मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसिस फ्रॉम कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और स्टेसिस, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ऑप्शन डी मायोकार्डियल डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया, सर्कुलेटरी कोलैप्स। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये ऐसी कंडीशन है जो कि सर्जरी या एनेस्थीसिया के एडवर्स इफेक्ट की वजह से नहीं होती है। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द ब्रेन रीजन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉल्यूंटरी मस्कुलर मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है, कौन सा रीजन है जो कि वॉल्यूंटरी मस्कुलर मूवमेंट, पोस्चर और बैलेंस को कोऑर्डिनेट करता है। ऑप्शन ए सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा और ऑप्शन डी सेरिबेलम। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सेरिबेलम। ये ब्रेन का वो रीजन है जो कि वॉल्यूंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स, पोस्चर और बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्लेम्पशिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नीचे दिए हुए कैरेक्टरिस्टिक्स में से वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक्लेम्पशिया को मैनिफेस्ट नहीं करता है। ऑप्शन ए सीजर्स, ऑप्शन बी मार्ग प्रोटीन्यूरिया, ऑप्शन सी माइल्ड फेशियल एडिमा, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 160/100 mmHg। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी माइल्ड फेशियल एडिमा। ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक्लेम्पशिया की कंडीशन में देखने को नहीं मिलता है। सीजर्स, मार्ग प्रोटीन्यूरिया और हाई ब्लड प्रेशर, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक्लेम्पशिया की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डैंगलिंग द पेशेंट एट द बेड साइड मॉनिटर फॉर, यानी जब पेशेंट को बेड साइड पर डैंगल कर रहे होते हैं तब उस समय किस चीज़ के लिए पेशेंट को मॉनिटर करना चाहिए। ऑप्शन ए फीवर फ्रॉम एक्सर्शन, ऑप्शन बी विजुअल फील्ड डिस्टर्बेंसेस एंड डिजीनेस, ऑप्शन सी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एंड डिजीनेस, ऑप्शन डी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस। क्योंकि फ्रेंड्स, डैंगलिंग की वजह से पेशेंट की पोजीशन में चेंजेस आते हैं और इस कंडीशन में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या डिजीनेस होने के चांसेस बन सकते हैं। इसलिए पेशेंट को डैंगलिंग करते समय ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और डिजीनेस के लिए मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग आर द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ पेशेंट्स विद कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया का कौन सा सिम्टम्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट में कौन सा सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन ए स्टीरियोटाइप्ड पोजीशन विद वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी सडन ऑनसेट ऑफ म्यूटिज्म, ऑप्शन सी डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड स्पीच, ऑप्शन डी have a dangerous period of agitation and explosive behavior। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी have a dangerous period of agitation and explosive behavior। यानी कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में एजिटेशन और एक्सप्लोसिव बिहेवियर के पीरियड्स देखने को नहीं मिलते हैं। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट विद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नीचे दी हुई प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में से कौन सी प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन ए अश्योर न्यूट्रिशन एंड करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑप्शन बी प्रमोटिंग यूरिनरी ड्रेनेज, ऑप्शन सी हार्मोनल थेरेपी, ऑप्शन डी एसिड ऐश डाइट टू ट्रीट इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हार्मोनल थेरेपी। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट्स इन, एक कार्डियक साइकिल कितने समय में कंप्लीट होता है। ऑप्शन ए 0.12 सेकेंड्स, ऑप्शन बी 0.57 सेकेंड्स, ऑप्शन सी 0.9 सेकेंड्स, ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड्स। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स में कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू मॉनिटर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी
एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करना क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन ए, स्टडिंग ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन हेल्प्स टू डिटरमाइन नॉर्मल रेंज, यानी इससे नॉर्मल रेंज के बारे में पता चलता है। ऑप्शन बी, अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स लीड्स टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट, यानी इससे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को जल्दी से डिटेक्ट कर लिया जाता है और उससे बच्चों को जल्दी से केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा सकती है। ऑप्शन सी, पेरेंट्स नीड द रीअश्योरेंस ऑफ प्रोफेशनल्स टू नो देयर चिल्ड्रन आर हेल्दी, क्योंकि पेरेंट्स को हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से ये रीअश्योरेंस चाहिए होता है कि उनके बच्चे हेल्दी हैं। और ऑप्शन डी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिसर्च, यानी रिसर्च के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स लीड्स टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चों में हेल्थ प्रॉब्लम्स को जल्दी से डिटेक्ट किया जा सके और जल्दी से उन्हें किसी भी तरह की केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा सके। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में इंक्लूडेड हैं। हमें बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन ए, फ्लूइड विद इन द सेल्स। ऑप्शन बी, ब्लड, प्लाज्मा एंड लिम्फ। ऑप्शन सी, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड प्लूरल फ्लूइड। ऑप्शन डी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लूइड विद इन द सेल्स, यानी कि सेल के अंदर मौजूद फ्लूइड। ये ऐसा फ्लूइड है जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में इंक्लूडेड नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ESIC नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए कुछ MCQs के बारे में डिस्कस किया। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई होगी। फ्रेंड्स, अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो फ़ौरन ही हमारे YouTube चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।